सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में देखा जा रहा है जिस तरीके से बीजेपी हर एक राजनीतिक पार्टी के जो लीडर हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे किसी अन्य प्रदेश की बात हो। अभी हाल ही में देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए। तो इस पूरे वाक्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश में आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे जनता उनको वोट दे। चाहे वो महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, या फिर एससी एसटी ओबीसी की और माइनॉरिटीज की समस्याओं का मामला हो। जब कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके आधार पर जनता वोट करे, तो उन्होंने सोचा कि राम मंदिर के नाम पर जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करा करके वोट लिया जाएगा। लेकिन अयोध्या में जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया गया, वैसा रिस्पांस जनता ने नहीं दिया और जनता ने ये मान लिया कि ये पूरी तरीके से धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम है, और इसलिए जनता ने उनको रिस्पांस नहीं दिया। और इसकी वजह से वो बहुत घबराए हुए हैं कि 2024 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे। तो इसलिए अब वो तोड़ फोड़ के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और इसकी वजह से वो लगातार दूसरे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, दूसरे गठबंधन के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और संपर्क करके उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि ईडी का छापा भी बहुत तेज बढ़ गया है। तो ये बढ़ने के पीछे का मकसद ये है कि डराया जाए, और डरा करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ा जाए, और तोड़कर उनका समर्थन हासिल किया जाए, और समर्थन लेकर के फिर से सरकार बनाई जाए। तो इससे एक बात साबित हो गई, 2024 में बीजेपी के बुरे दिन आने वाले। आप सर कह रहे हैं कि ये उनका बुरा वक्त चल रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन किया, फिर भी उनको जन समर्थन हासिल नहीं हो रहा। लेकिन सर अभी देखने को मिल रहा है कि अमित शाह द्वारा बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कह रहा है, उनके समर्थकों को द्वारा कहा जा रहा है कि 400 पार इस बार, और मीडिया में भी यही चल रहा है। अच्छा, अगर समर्थन मिला होता तो नीतीश कुमार को लेने की क्या जरूरत थी? ये इस बात का दस्तावेजी सबूत है ना, ये घटना इस बात का सबूत है। अगर बीजेपी को समर्थन होता तो नीतीश कुमार को क्यों लेती? बीजेपी अकेले 40 सीटों पर लड़ती ना बिहार में, या जो बचे एनडीए के दल थे वो लड़ते बिहार में, और वो जीत के आ जाते 40 सीटें। उनको पता है कि हम नहीं जीत रहे हैं, और राम मंदिर के नाम पर जो हम जनता को गुमराह करना चाहते थे, तो जनता समझ गई कि पॉलिटिकल कार्यक्रम है बीजेपी का, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। इसलिए जनता ने उनको रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए अभी वो दूसरे लोगों को तोड़ने के काम पर लगे हुए। नहीं तो फिर क्या जरूरत थी तोड़ने की? ये जो है इसका सबूत है, जब वो दूसरे लोगों को तोड़ रहे हैं। नीतीश जी गए, बाकी की खबरें अभी चलाई जा रही है टीवी में। उत्तर प्रदेश के भी एक आध लोगों की चलाई जा रही है, महाराष्ट्र के भी एक आध लोगों की चलाई जा रही है, और अलग अलग स्टेटों की चलाई जा रही है। तो चलाने के पीछे का मकसद है कि उन लोगों को भी किसी तरीके से, चाहे ईडी सीबीआई का डर दिखाकर या लालच देकर, उनको भी अपने साथ में लिया जाए। राम मंदिर उद्घाटन के दिन आपने काला दिवस मनाया, जिसमें देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR हुआ, उनको जेल में भी डालने का काम किया गया। अभी जिन पुलिस अधिकारियों ने नाजायज तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। कुछ घर पर आकर ये कहना शुरू कर दिए हैं कार्यकर्ताओं के कि वापस ले लो, शिकायत वापस ले लो, क्योंकि आर्टिकल 19 में अब व्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। कोई दिन किसी के लिए खुशी का दिन हो सकता है, हमारे लिए काला दिन हो सकता है, ये हमारी अभिव्यक्ति है। तो हमने तो इतना ही कहा कि ये काला दिन है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई हमने गलत काम नहीं किया है, बल्कि आर्टिकल 19 का उपयोग करके अपनी अभिव्यक्ति किया है। तो इसलिए जिन पुलिस अधिकारियों ने हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। और उसमें से कुछ लोग हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर आकर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शिकायत आपने किया है हमारे खिलाफ उसको वापस ले लो। मगर शिकायत तो वापस तो नहीं होगी, शिकायत वापस नहीं होगी। जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किया है उनको दंडित करवाया जाएगा कानूनी तरीके से। कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन की मेन पार्टी मानी जा रही है, उसके द्वारा ये बड़ा पहल नहीं देखने को मिल रहा है। जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट बैंकिंग है, उनको अपने में शामिल नहीं कर रही है। वो दावा कर रही है कि एनडीए को हरा देंगे, जबकि देखने को मिला है बार बार दावा करते रहते हैं विपक्षी के लोग, लेकिन बीजेपी को हराने में नाकाम हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या मानते हैं आप? कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, उससे बीजेपी को नुकसान होने के बजाय बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों को मौका देना चाहिए था।
मान लो बीजेपी वाले एक ओबीसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं, तो रणनीतिक दृष्टि से एक दूसरे ओबीसी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए था। अगर नीतीश कुमार को दौड़ाया नहीं जाता मीटिंग दर मीटिंग, तो नीतीश कुमार क्यों जाते कांग्रेस का साथ छोड़ करके? जब नीतीश कुमार को नहीं कहा गया तो इसलिए नीतीश कुमार को उधर जाने का मौका मिला। तो कांग्रेस ही जानबूझ करके ये जो लेट लतीफी कर रही है, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे दूसरे दलों को मिलाने को लेकर हो, या जो दल उनके साथ आ गए उनको सम्मान देने की बात हो, उनके हैसियत के हिसाब से उनको अधिकार देने की बात हो, तो वो नहीं कर रही है। और वो जानबूझ करके ये सारा काम कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, हम तो राहुल गांधी को ही आगे करेंगे। अब राहुल गांधी की क्या स्थिति है देश में तो सबको पता है, तो छुपी हुई नहीं है कि राहुल गांधी की क्या क्रेडिट है। अगर राहुल गांधी वर्सेज मोदी का मुकाबला हो जाए तो कितना पीछे राहुल गांधी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये करने की कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। तो नीतीश कुमार के बाद जो इंडिया गठबंधन का जो दूसरा चेहरा नीतीश कुमार की जगह अखिलेश को भी लोग दरकिनार करने का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से गठबंधन तो टूटता नजर आ रहा है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि जहां उसकी मजबूती है वहां कुछ ना दिया जाए क्षेत्रीय दलों को, और जहां क्षेत्रीय दल हैं तो उनसे ज्यादा हासिल किया जाए, और उनको ना चेहरा बनाया जाए, ना उनको कोई अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार से गठबंधन थोड़े ही चलाया जा सकता है, चलता नहीं है। तो ये जो गठबंधन अगर कमजोर हो रहा है या टूट रहा है तो उसके पीछे कांग्रेस ही है। ये अभी देखने को मिला कि युवाओं में इस्लाम द्वारा एक बड़ी पहल की गई है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा तीसरा फ्रंट बनाया गया है। क्या लगता है कि वाउन मेश्राम बीजेपी को रोकने में कामयाब होगी? देखिए, देश में लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मेश्राम साहब भी एक कोशिश कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने की, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है कि सारा विपक्ष एकजुट होता है, या विपक्ष में 2 गुट लड़ते हैं, या 3 गुट लड़ते हैं, 3 मोर्चे लड़ते हैं, ये क्या होता है आने वाले समय में परिस्थितियां तय करेंगी। मगर जो इकट्ठा करने का काम है ये तो सराहनीय काम है, और ये बड़ा काम है। अगर उनके द्वारा एक मोर्चा बनाया गया, बड़ा संगठन बनाया गया, तो ये अच्छी बात है। इसको और ज्यादा मजबूत करने के तो बीजेपी को जिताने काम करे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग एकजुट होकर के लड़े। इसको आप कैसे कह रहे हैं? भाई मेश्राम जी ने भी ये कहा कि ये जो हमारा मोर्चा है, इस मोर्चे के लिए अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई हमको प्रस्ताव मिलता है तो हम उस पर विचार करेंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात ये है कि बीजेपी का वोट काटने कटवाने का मामला नहीं है, चुनाव की रणनीति का मामला है कि रणनीति कैसे बनाई जाए और कैसे सफलता हासिल किया जाए। ये जो तीसरा फ्रंट वाउन मेश्राम जी के द्वारा बनाया गया है, मायावती ने तो कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। बाकी चंद्रशेखर रावण हो गए और बहुत सारी पार्टियां हैं जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, क्या लगता है ये तीसरे फ्रंट में शामिल होने के कितने आसार हैं? देखिए, राजनीति में सब कुछ हमेशा संभव है और सब कुछ हमेशा असंभव है। परसों तक नीतीश कुमार को कोई नहीं कह रहा था कि वो इंडिया में आएंगे, और जब इंडिया में आ गए तो कोई नहीं कह रहा था कि एनडीए में जाएंगे। तो राजनीति में सब संभव है। तो आने वाले समय में सारे बहुजन दल एक साथ हो जाएं तो ये कोई अतिशयोक्ति थोड़े है, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी के जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के सामाजिक संगठन है, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग समाज के अंदर लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में जागृत कर रहे हैं। जब लोग अपने हक अधिकार के बारे में जागृत हो जाएंगे तो वो ये फैसला करने लायक हो जाएंगे कि उनके हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और जो उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा, हम तो ये कह रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग जाति के नाम पर वोट लूट रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट लूट रहे हैं, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, तमाम प्रकार से वो लूटने का काम कर रहे हैं। मतलब जैसे मौका मिल रहा वैसे ही लूटने का काम कर रहे हैं। तो हमारा लोगों को ये कहना है कि जो हमारे हक अधिकार के इशू हैं, उस इशू की जो लड़ाई लड़ रहा है उसको मजबूत करो, उसके साथ खड़े हो, तब आपकी लड़ाई मजबूत होगी। बिना पेदी का लोटा बनने से कोई फायदा नहीं होगा। जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ मजबूती से खड़े हो जाओ, उसको ताकत मिलेगी तो और मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।